16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे करीब 30% वोट शेयर के साथ भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली और जनता को ढेरों उम्मीद सुरक्षा की, रोजगार की, महंगाई के मोर्चे पर राहत की। इन 4 सालों में मोदी ने एक के बाद एक ढेरों योजनाओं की शुरुआत की। अपनी हर योजना को पिछली योजनाओं के मुकाबले बेहतर बताया, अच्छे दिन का भरोसा दिलाया। जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला जैसी ढेरों योजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर असर भी दिखता नजर आया। लेकिन पत्थरबाजी, पेट्रोल डीजल के दाम, रोजगार और विपक्ष को साथ लेकर चलने के वादों पर भी सवाल उठते रहे। एक तरफ पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए गए, दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट भी चला। जीएसटी पर सहमति बनी, लेकिन लोकपाल और महिला आरक्षण पर चुप्पी दिखी। यकीनन ढेरों दावे हैं, लेकिन ढेरों सवाल भी। और इंडिया बोले में आज पड़ताल इन्हीं दावों और सवालों की। और साथ में इंडिया बोले के स्टूडियो में जुड़ रहे हैं खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, साथ में वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए जनता जनार्दन भी मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। कैसे रहे मोदी सरकार के 4 साल? मोदी सरकार की 4 साल की बैलेंस शीट कैसी है? मुद्दे कई हैं। आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, रोजगार और विकास पर बहस तेज है। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पिछले 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 59 आतंकियों का सफाया किया। ऑपरेशन ऑल आउट को लगातार सफलता हासिल हो रही है। लेकिन कश्मीर में बंदूक थामे आतंकियों के अलावा एक और चुनौती है। चुनौती है पत्थरबाजों की। पत्थरबाजों से निपटने को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। कुछ जानकारों का तर्क यह है कि पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार का रुख पत्थरबाजों को लेकर नरम रहा है। जब सरकार ने 9000 से ज्यादा पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लिए थे तो इस पर सवाल उठाए गए थे। आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। इसके अलावा रोजगार पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के मुताबिक रोजगार वृद्धि दर घटी है। 4 साल से 550 नौकरियां रोज खत्म हो रही हैं। महिला बेरोजगारी दर भी 8.7% तक पहुंच गई है। जानकारों के मुताबिक सरकार के पास 4 साल में गिनाने के लिए आंकड़े तो हैं, चुनौतियां कम नहीं हैं। टीम न्यूज नेशन। तो मोदी सरकार के 4 साल कैसे रहे ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई वो अच्छे दिन आ गए जिनका वादा आपने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान किया था? निश्चित 4 साल और बेमिसाल रहे हैं। उन लोगों के लिए बेमिसाल रहे जिनकी आंखों में धुआं लगता था रसोई घर में जाने पर, और जिनके यहाँ LPG कनेक्शन पहुँच गया। उनके लिए अच्छे दिन है। जिनको जो है ओपन डेफिकेशन करना पड़ता था, खुले में शौच करनी पड़ती थी, और उनके घरों में शौचालय का निर्माण हो गया, उनके लिए अच्छा है। जिनके लिए मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार न केवल प्राप्त करने का बल्कि रोजगार सृजन का अवसर मिल गया है, उन लोगों के लिए अच्छे दिन है। जिनके लिए सड़क निर्माण की गति तेज होने के कारण न केवल रोजगार बल्कि संसाधन विकास का कार्य हुआ है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए जो है जो 4 साल मोदी जी के हैं वो बेमिसाल हैं। राजीव त्यागी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, आपकी इन बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन राजीव त्यागी साहब एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे और ईमानदारी से, वो ये कि इन 4 सालों में कम से कम विश्वास का संकट नहीं दिखा। जिस ट्रस्ट डेफिसिट का आरोप पिछले 5 साल में दिखता था, वो आरोप इस 4 साल में नहीं नजर आता। देखिए अनुराग जी, निश्चित रूप से एक बात कही जा सकती है मोदी सरकार के बारे में, 4 साल देश बेहाल, उद्योगपति मालामाल, जनता खस्ताहाल। तो जनता को खस्ताहाल करके, उद्योगपतियों को मालामाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से भारतीय राजनीतिक समाज को सामाजिक आईने पर और आर्थिक आईने पे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आईने पे निश्चित रूप से पूरे आईने की छवि को धूमिल करने का काम किया, आईने को धूमिल करने का काम किया जी। राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो पूरे देश में आप देखिएगा कि किस तरह से राजनीति के स्तर नीचे किया प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयानों से। आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से अगर आप पाएंगे निश्चित रूप से पूरे देश में नौकरियों का एक बड़ा संकट है। किसान बहुत बुरी स्थिति में है। अगर आप तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से एक बात पाएंगे कि 8.2% की गति से 10 साल में हमने जीडीपी ग्रोथ की। भारतीय जनता पार्टी टाइम पे वो जीडीपी ग्रोथ 7.6% पे आ गई है। ठीक है, चिंता का विषय यहाँ पर आर्थिक मामलों के जानकार हैं, तमाम आंकड़ों की हकीकत को उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 4 साल का सीधा मतलब ये कि आम आदमी बेहाल। जीडी बख्शी साहब, आतंक के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस रहेगा,
ये संदेश दिया सरकार ने, और क्या आपको लगता है एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कि इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? देखिए, जो सबसे अच्छी उपलब्धि थी वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो कि हमने पहली बार कई वर्षों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वार किया, करारा वार किया और एक संदेश पाकिस्तान को भेजा कि 10 फार एंड नो फर्दर। लेकिन बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि वो पहली और आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। हमने पूर्ण विराम लगा दिया, जबकि हमको उम्मीद थी कि अब ये 2 वे ट्रैफिक होगा, दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा। सबसे ज़्यादा जो हमको थोड़ा सा खेद हुआ है कि जो देखिए हालात है जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसने एक 2008 से एक नया मोड़ ले लिया है। जब मैं 2000 से 2005 वहाँ लड़ रहा था तो उस वक़्त क्या था कि 3,500 से 4,000 आर्म टेररिस्ट थे। अब मार मार कर वो केवल 200 रह गए हैं। लेकिन आतंकवाद का जो नया चेहरा है वो है पत्थरबाजों का चेहरा, और इनके साथ बहुत नरमी, हैरानी कर देने की नरमी दिखाई जा रही है। लेकिन मनोज गेरोला साहब, जिसका बात जिक्र मैंने शुरुआत में किया, कोई कैग रिपोर्ट इस तरीके की नहीं आती है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करे, वो विश्वास का संकट नजर नहीं आता है, कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि आर्थिक लिहाज से ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कम से कम इन 4 सालों की? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जो पहले वाली सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, उसमें ये जितने भी घोटाले थे वो सारे के सारे सामने आए। ये जो फिगर्स आते थे वो आते थे 1,76,000 करोड़ का इस चीज़ का घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम का 4 लाख करोड़ का कोयले का हो गया। अब ये वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक परसेप्शन जो जाता है मार्केट में, खासतौर से इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन बनता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इंडियन सिस्टम में ख़त्म होता है, इंडियन मार्केट में ख़त्म होता है, और वो यहाँ इन्वेस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ये कम से कम अगर हम इस फ्रंट में देखें तो इस सरकार की उपलब्धि ये बहुत बड़ी है कि इस तरह की नेगेटिव न्यूज़, उस तरह का कोई भी एनके सिंह सर, 21 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी का दायरा बढ़ा है, क्या इसको नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मोदी सरकार के 4 साल की लोकप्रियता के तौर पर भी देखा जाए? नहीं, तब तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बिहार में क्यों हारे और उपचुनाव में क्यों हार हुई। तो लोकप्रियता इतने हल्के से हम नहीं नाप सकते कि लगातार आप कई राज्यों में जीत रहे हैं तो लोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ, एक बात है कि ये बीजेपी की लोकप्रियता नहीं है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। अब उस पर क्वेश्चन होने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक मीडिया इतनी ज़्यादा प्रसार प्रचार हुआ है कि चीज़ें अब संज्ञान में आती है जनता के, तो वो एनालाइज करने लगी है, और ऐसे में लोकप्रियता जरूर नीचे आई है। और क्वेश्चन ये उठता है, मिडिल क्लास कर रहा है, मुझे लगता है नीचे भी जाएगा, किसानों में भी आ गया है कि आपने डिलीवर क्या किया। तो दूसरा, मोदी जी ने 2 दिन पहले अपने सारी मिनिस्ट्री से एक रिपोर्ट मंगवाई है कि जरा ये बताओ कि रोजगार तुम्हारे यहाँ कितने मिले, क्योंकि अपोजिशन का जो आने वाला हमला है वो रोजगार को लेकर होगा और वैलिडली सो। प्रोफेसर अरुण कुमार, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और भारत जैसे देश में कहीं ज्यादा। इन 4 सालों की कुछ ऐसी स्कीम्स जो आपको लगता हो कि जिनका असर जमीनी स्तर पर बहुत बेहतर दिखा है? उज्ज्वला को सरकार गिनाती है कि साहब हमने एलपीजी कनेक्शन दिए। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि जब सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली तो उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी। 2012-13 में भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी संकट था, वो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट का हो, वो चाहे इन्फ्लेशन का हो, और वो इम्प्रूव कर रहा था। तो जब सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली तो उस समय रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% हो गया था, और ये सोचा गया कि अब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कम है उस दौरान के कंपैरिजन में, फिस्कल डेफिसिट कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, तो हो सकता है कि अब सरकार और अच्छा करे। तो ये उम्मीद थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और जो बाकी जो किसानों की स्थिति इम्प्रूव होगी। ये कहा गया 2022 तक जो हम जो फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे वगैरह वगैरह, ये सारे प्रॉमिसेस हुए, जिसके परिणाम ये होता कि सोशल सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट होता। लेकिन हुआ क्या, अर्थव्यवस्था में 2 बड़े शॉक आए, एक तो नोटबंदी का शॉक आया और एक आया जीएसटी का। इन दोनों की वजह से अर्थव्यवस्था काफ़ी धराशायी हो गई।
और हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मेरा मानना है क्योंकि असंगठित क्षेत्र पे बहुत असर पड़ा, तो 1% से भी कम रेट ऑफ ग्रोथ चल रही है। आप करें कि आर्थिक लिहाज से 4 साल में बहुत कुछ बेहतर नहीं नजर आता, खासकर जीएसटी और नोटबंदी के शौक की वजह से। बिल्कुल, ये जो झटके लगे हैं, लेकिन जो जनता जनार्दन है उसके जहन में किस तरीके के सवाल हैं इन 4 सालों को लेकर, ये भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये पूछना है आपसे कि जैसे सब बोल रहे कि सुपीरियर देखना चाहिए, तो क्या आज की डेट पे मोदी सर से तो कोई सुपीरियर है जिस पे हम रिलाई कर सके? जी, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेता से कि नोटबंदी से क्या फ़ायदे हुए? पिछले कुछ सालों में इस तरह से हो गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन जहां सरकार की गलत नीति होती है अगर उस पर कुछ बोला जाता है तो देशद्रोही बता दिया जाता है। प्रेम शुक्ला साहब, जवाब आप दीजिएगा। और जो सवाल यहाँ पर पूछा गया वो ये कि जैसे ही कोई मोदी सरकार की योजनाओं की आलोचना करता है तो नसीहत दी जाने लगती है कि आप देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मोदी सरकार की स्वस्थ आलोचना करता है उसका स्वागत किया जाता है, आलोचक को कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो लोग जो है पाकिस्तान परस्ती की भाषा बोलते हैं उनके लिए कई बार ये भाषा का प्रयोग हुआ है। कृपा करके दोनों चीजों को मिलाए ना। लेकिन पूरी गुंजाइश, राजीव त्यागी, एक सवाल आपसे भी जुड़ा था यहाँ पर, और सवाल ये था कि जो काम आपने 50 साल, 55 साल, 60 साल तक सत्ता में रह के नहीं किया, नैतिकता के आधार पर इन 4 सालों में उन्हीं मुद्दों पर आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? देखिए अनुराग जी, बहुत स्पष्ट, जिस भी सज्जन ने सवाल पूछा वो मेरा जवाब सुन लें। सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो निश्चित रूप से अगर आप पाएंगे, देखेंगे उस वक्त के आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, राजनीतिक हालात, तो एक इतना विखंडित देश था, ऐसा देश था जिसकी आर्थिक रूप से कमर टूटी हुई थी और कहीं भी हमारे देश में कहीं भी कोई अचीवमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। आज पूरा देश जो भारतवर्ष है, मेरा प्यारा भारतवर्ष, 6ठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन इसमें कुछ योगदान तो मोदी सरकार का भी होगा ना, आप क्रेडिट देंगे उनको? बेहतर भी बनाया सामाजिक रूप से। देखिए, मोदी सरकार को क्रेडिट जिस बात के लिए दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लव जिहाद के लिए दिया जाएगा, उस पर काफी एक्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने। घर वापसी पे काफी काम किया, ट्रिपल तलाक पे काफी काम किया, क्या देशद्रोही बताने का काम चलिए, आपने इस बीच में ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया, यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो इसी तरीके के कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं इंडिया बोले और हम बात कर रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल के सफर की, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार का ये सफर कैसा रहा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जीडी बख्शी साहब। मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री कश्मीर का 16 बार दौरा कर चुके हैं, 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हैं कश्मीर के लिए। जिस आतंक की, जिस पत्थरबाजी का आप जिक्र कर रहे थे और चिंता जाहिर कर रहे थे सरकार के स्तर पर, और क्या किया जा सकता था जो इन 4 सालों में नहीं हुआ? देखिए, मेरा ख्याल जो सेपरेटिस्ट तबका है, जो हुर्रियत का तबका है, उसके साथ और भी ज़्यादा सख्ती करने का बहुत ज़रूरत थी वहाँ पे। जो अफसोस कि हमने जो हमारी वहाँ जो मिली जुली सरकार है उसको कायम रखने के लिए हम थोड़े उसमें कमज़ोर दिखे। ये जो पत्थरबाज जो पैसे लेकर पत्थरबाजी कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती सरकार ने इन्हें बच्चा कह के छोड़ दिया जी। और देशों में पत्थरबाजी की 5 से 15 साल तक की सजा है, इजराइल में तो उम्र कैद दी। प्रेम शुक्ला साहब, जवाब दीजिए जरा इस पक्ष का, जो बात जीडी बख्शी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सेना के अफसर पर FIR दर्ज हो सकती है राज्य सरकार में, तो पत्थरबाजों के खिलाफ 9,000 मुकदमे वापस लेने की मजबूरी क्या, सत्ता में बने रहना क्या मजबूरी थी आपकी? देखिए, बख्शी जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ लोकतंत्र को संस्थापित करने के लिए हमको वहाँ कुछ कड़वा घूंट निश्चित तौर पर पीना पड़ रहा है। लोकतंत्र की संस्थापना के अलावा महबूबा मुफ्ती सरकार को वहाँ पर स्थापित रखने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सत्ता लोभ नहीं। हम राष्ट्रपति शासन लागू करके भी वहाँ पूर्ण सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं हम कुछ देर के लिए, लेकिन जब ठीक 6:30 बजे लौटेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर रोजगार जो देने का वादा किया गया था वो मिल पा रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो अच्छे दिनों का मतलब क्या है। तो मौजूदा मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और आज इंडिया बोले में हम इन्हीं 4 सालों के सफर की पड़ताल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ अच्छा रहा और क्या कुछ और बेहतर हो सकता था जो नहीं हो पाया। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। 48 साल बनाम 48 महीने, अपने 4 साल पूरा होने पर बीजेपी ने यही नारा दिया है। पार्टी का कहना है कि वो कांग्रेस के 48 सालों की तुलना बीजेपी के 48 महीनों से करेंगे। जनता को सरकार की तरफ से किए गए काम की जानकारी दी जाएगी। पार्टी की उपलब्धियों की बात करें तो इस बजट में 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान का ऐलान किया गया। 18,000 से ज्यादा बचे गाँव में बिजली पहुँचाई गयी। मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया।
जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के मामलों में 75% तक की कमी आई है। वहीं नक्सली घटनाओं में 20% की कमी आई है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं गिनाई जा रही हैं। कुछ जानकार योजनाओं को जमीन पर लागू करने पर सवाल उठा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सिंह सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप विपक्ष की स्थिति को देख रहे हैं 2014 के बाद जिस तरीके के लगातार नतीजे आते रहे हैं, क्या विपक्ष मौजूदा सरकार की कमियों को उजागर करने में उतनी सक्रियता दिखा पा रहा है जितनी कि विपक्ष से उम्मीद की जाती है भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, या विरोध रस्मदायगी ही है बस? नहीं, शुरू में तो नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जिस तरह अपने को कंडक्ट कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। और जिस तरह अपोजिशन यूनिटी का एक प्रोसेस शुरू हो रहा है वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी पार्टियां कास्ट ग्रुप्स में बट गई थी या राहुल गांधी बहुत एक्टिव नहीं रहे थे। लेकिन अब हमें देखने में आ रहा है कि विपक्षी एकता अगर ये तैयार जिस तरह की हो रही है, अगर वो हो गई और राहुल गांधी इसी तरह अटैकिंग मोड में रहे तो एक प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा, मोदी जी के लिए भी एक चैलेंज होगा। अनुराग, जो आप सवाल किए थे, आज हम लोग जिस बात पे खड़े हैं 4 साल पूरे हो रहे थे, एक इवैल्यूएशन की बात है कि सरकार कैसी चली जी। 3 तरीके होते हैं इसके करने के। पहला कि इसी काल के 4 साल में पिछली सरकार ने कैसा किया, तो अनफॉर्चुनेटली एक करप्शन का एक जबरदस्त आया, 2G और स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, तमाम चीजें आई जिसकी वजह से वो सरकार डिफेम हो गई। मोदी सरकार में ये बात बिल्कुल सही है कि कभी अभी तक कोई भी मिनिस्टर पे डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा है, और जो नीरव मोदी का हुआ वो सिस्टेमिक फेलियर की वजह से हुआ है। दूसरा आता है कि आपने जो चुनाव में वादे किए वो क्या मुकम्मल कर पाए, उसमें से कितने हुए। आप देखेंगे कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर गरीब की जेब में आ जाएगा। अगर वो वाकई कैलकुलेट करते तो चौथे का बच्चा भी बता सकता है कि इतना पैसा भारत के अगले 65 साल के बजट के बराबर होता है। तो वो होता यह है कि कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी में आप थोड़ा सा तान देते हैं, बहुत ज्यादा वादे कर लेते हैं, ये बिना सोचे हुए कि इकोनॉमी इसको परमिट करता है कि नहीं जी। लेकिन जनता का विश्वास आपके इन वादों पे आज है कि नहीं। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई है कि रिच पुअर डिवाइड लगातार बढ़ता जा रहा है इस इकोनॉमिक मॉडल में। इसकी नाराजगी किसानों की आत्महत्या में आपको दिखाई दे रही है। दूसरा ये हुआ है कि हिंदू मुस्लिम का ये हर तीसरे दिन जो इनके जो सांसद, आप ताजुब करेंगे कि एक विधायक ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि साहब बाल विवाह फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उससे लव जिहाद नहीं होगा, बच्चे घर में रहेंगे, लड़कियां कहीं जाएंगी नहीं, जल्दी विवाह हो जाएगा, तो इसलिए लव जिहाद नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, मुसलमानों से शादी नहीं होगी। आप जरा सोचिए, 100 साल पुराना कानून आज एक आपका मूर्ख विधायक ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा डिस्कोर्स आपने बदल दिया जो विकास पे होना चाहिए। प्रेम शुक्ला साहब, जवाब दीजिएगा जरा, जो बात यहाँ पर सिंह साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल में जो बुनियादी जरूरतों को आपको पूरा करना था उसके लिए तो आपने कह दिया कि 2022 तक हम सब कुछ पूरा कर देंगे, आप इंतजार कीजिए चुनाव के भी 3 साल बाद। और जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला साहब। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं, देखिए आदरणीय एनके सिंह का बहुत आदर करता हूँ। एक विधायक की बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो अल्पसंख्यकों को पहला संसाधन में अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह की बातें करना, और कितनी विभाजनकारी बातें हैं, इस तरह की विभाजनकारी बातें कि बीजापुर में जो है एक दलित जो है मुस्लिम लड़की से विवाह कर लेता है, तो मुस्लिम लड़की गर्भवती है, उसको मार दिया जाता है, और सिद्धारमैया सरकार उस पर जो है मामला भी दर्ज नहीं करती है। स्थिति ये है कि एक दलित को जो है कड़ाहे में, कर्नाटक में कड़ाहे में जलते हुए तेल में उबाल कर मारा जाता है, लेकिन उसको कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो मुझे लगता है कि हमारा जो मीडिया है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनको एक तरफ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी चाहिए। किसी ने कोई गलत बात की, लेकिन उसकी आलोचना साहब, मनमोहन सिंह के उस बयान की भी आलोचना काफी हुई, बड़े भयंकर तरीके पे जो कुकर्म हो रहे हैं उनको जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी बहुत जो है, लेकिन उन्हीं सब पर तो चर्चा होती रही है। उसी का तो जिक्र इनके सिंह साहब कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी आखिर कब दुगनी होगी, बात इस पर होनी चाहिए। आयुष्मान योजना कब जमीन पर दिखेगी, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं मनोज गरोड़ा साहब आपसे समझना चाहूंगा, अगर हम अर्थव्यवस्था को आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करें, 2000 मैं टिप्पणी कर सकता हूं, चर्चा कर, मैं आता हूं त्यागी साहब आपके पास। अर्थव्यवस्था 2018 में आप कहाँ देखते हैं? क्या हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं या चुनौतियां कहीं ज्यादा पैदा हुई हैं इन बीते 4 सालों में? ये देखिए, ऐसा है कि अगर हम पिछले 4 साल देखें तो 4 साल में मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे GST इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा कदम था, जो कि पॉलिटिकली एक बहुत ही बोल्ड मूव था, जो पिछली कोई सरकार कर नहीं पाई।
वो एक अच्छा काम था। और उसी तरीके से एक ये जो है बैंक्स की जो हालत को अच्छा करने के लिए जो IBC कोड लेकर आए हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। और ये ऐसे कदम है जिनका कि असर आने वाले टाइम पे होगा, अगले मतलब 2018 में और उसके जो आने वाले टाइम पे होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जैसे कि नोटबंदी का काम, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गलत असर पड़ा। और GST इम्प्लीमेंट करने का जो टाइमिंग था वो टाइमिंग भी कुछ ठीक नहीं था। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत संक्षेप में, आपके मुताबिक भी क्या नोटबंदी ने कमर तोड़ दिया आम आदमी? जी हाँ, क्योंकि नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर असंगठित क्षेत्र पे पड़ा और वही 94% एम्प्लॉयमेंट देता है। और वहाँ पे आपने देखा कि लोग शहरों से गांव में पलायन किया, वहाँ पे मनरेगा की डिमांड बढ़ गई, 3-4 गुना ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट जो था हमारा अर्थव्यवस्था में वो कम हो गया। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उससे ग्रोथ कम हो जाती है। अब एक्सटर्नल सेक्टर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो अभी जो बीच में एक्सपोर्ट थोड़ा ठीक हो गया था, जो यूरो जोन में और अमेरिका में थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से लगा था एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो ईरान के साथ हुआ है, जो आगे फिर एक बड़ी चुनौती है निर्यात, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ जो बढ़ती चली जा रही हैं। रोजगार से जुड़ जाता है, रोजगार से जुड़ा हुआ है और किसानों की समस्या से जुड़ा है और असंगठित क्षेत्र वहां पे जो समस्या है वो बढ़ती चली जा रही है। शुक्ला साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जनता जनार्दन के कुछ और सवालों को लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सवाल ये है कि सर चीन का पॉपुलेशन भी हमसे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जैसे वो अपनी यूथ को यूटिलाइज करता है वैसे भारत यूज़ नहीं कर रहा है। पिछले 4 सालों में हिंदू मुस्लिम दंगे सिर्फ हुए हैं और राम मंदिर बनवाना है। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ सर, वहाँ यहाँ जो हम सब लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं वहाँ एम्स बन जाए, राम मंदिर नहीं बने। सर, मोदी सरकार के आने से मतलब महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। कम, या उन्होंने कहा था कि कम होगा, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। सर, जैसा कि सर ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तब जो मंत्री थे उन पे वो आ रहा था, जैसे 2G स्कैम हुआ था, ये सब आरोप लगते थे। और मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें छोटे बच्चों पे बढ़ रहे हैं। रेप केसेस में, उन्नाव रेप केस में भी मोदी सरकार के MLA थे, और जो कश्मीर में बीजेपी के नेता थे, और जो कश्मीर में हुआ उसमें भी बीजेपी के MLA थे। हमारे लिए जो जा करके सीने पर गोली खा रहा है उसके लिए कुछ भी जवाब नहीं है। वो क्या ऐसे ही घुट घुट के मरे, उसके लिए पत्थरबाजी ही है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, ढेरों सवाल आपसे हैं, यानी सरकार से हैं, और जो एक बुनियादी सवाल इसमें महंगाई को लेकर भी था, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे साहब, होंगे भी या नहीं? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आप देखेंगे कि 2004 से 14 के औसत और 2014-2017 का 18 का औसत, तो आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम है, एक चीज़। दूसरी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड्स जो हैं, उनके सारे के दाम 10 से 12% सारे प्रोडक्ट्स के दाम नीचे आए हुए हैं। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। तो ये महंगाई का जो मामला, और चूंकि इन्फ्लेशन रेट हमने कंट्रोल कर रखा है, तो महंगाई पर एक जो निर्णायक जो बढ़त लेनी चाहिए थी उसको नियंत्रित करने में निश्चित तौर पर। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग तस्वीर बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब से सत्ता में आप आए हैं तब से आपने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 330% ज्यादा वसूली है। वो कह रहे हैं कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आपने पेट्रोल पर 105% एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगाई है। सही प्रश्न है, उसका भी उत्तर देता हूं। कच्चे तेल के दाम कम है दुनिया में, लेकिन आप ज्यादा वसूल रहे हैं लोगों से। जो हमारी जो तेल कंपनियां थी, देखिए आदरणीय अटल जी के ज़माने में जिस तरह से परिणाम हुआ था कि हमारी तेल कंपनियां बहुत सुदृढ़ हुई थी। 2004 से 2014 में जो राजनीतिक निर्णय लिए उसके कारण हमारी तेल कंपनियों का दिवाला पिट गया। राजीव त्यागी, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, तो इसके गुनहगार आप हैं। जो बात प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं, बोलिए राजीव जी, बोलिए। मैंने शुरू में कहा था उद्योगपति मालामाल, जनता खस्ताहाल। पेट्रोल और क्रूड के मामले में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला है, आंकड़े उससे उलट हैं। अगर आप देखेंगे $140 पे जब कीमत हुआ करती थी 2013-14 में, तब भी हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें 70-71 रुपए लीटर पेट्रोल रखा और 56 रुपए लीटर में डीजल हुआ करता था। सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मनोज गहलोत साहब, एक चीज आपसे बहुत संक्षेप है, और वो ये कि सरकार ने एक वादा किया था, और वो वादा ये कि काले धन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और नोटबंदी की भी जो वजह बताई गई वो काले धन के खिलाफ लड़ाई ही बताई गई। और जो मैं आंकड़े पढ़ रहा था सरकार के, उसमें सरकार ने बताया कि देखिए साहब, इतनी शेल कंपनियां थी जिनको बंद करना पड़ा। जो टैक्स बेस था, टैक्स जमा करने वाले लोग थे, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। क्या वाकई ये मान लिया जाए कि इन 4 सालों में काले धन के खिलाफ एक लड़ाई, एक मुहिम नजर आई है? जी देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार ने जो स्टेप लिए हैं उससे पब्लिक में जो परसेप्शन गया है वो ये है कि मोदी जी काले धन के खिलाफ हैं और कुछ काम हो रहा है।
लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना है वो हमें देखना होगा। जब ये कहते हैं कि टैक्स जमा करने वालों का जो परसेंटेज बड़ा है तो वो कहते हैं कि हाँ की संख्या बड़ी है, वो है 1,26,00,000 लोगों ने नए टैक्स पेयर्स ऐड हुए हैं। अगर हम देखें तो डीमोनेटाइजेशन से पहले वाला जो साल था उसमें भी करीब 1 करोड़ नए टैक्स पेयर ऐड हुए थे। तो हर साल कुछ वो नंबर जो है इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए और अच्छा दूसरी बात रही कि काले धन की जो भी नोट था, जो भी कैश था, वो सारा का सारा बैंकों में वापस आ गया। तो इसलिए काला धन कहाँ गया ये एक बड़े ही डिबेट करने वाला इशू है। अरुण कुमार सर, काले धन पर जितनी रिसर्च आपकी है उतनी शायद ही किसी और अर्थशास्त्री की हो। क्या वाकई इन 4 सालों में काले धन पर कुछ नकेल कसी जा सकी? देखिए, सरकार ने कदम तो बहुत सारे उठाए, जैसे कि SC अपॉइंटेड SIT आया, फॉरेन मनी बिल आया, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं। इसलिए सरकार ने कहा कि नोटबंदी करें। लेकिन नोटबंदी में जैसे गिरोला साहब ने कहा कि सारा का सारा पैसा वापस आ गया। RBI फाइनल आंकड़े देने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगता है कि जो काउंटरफिट करेंसी है वो भी काउंट हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काले धन पे अंकुश लगना था वो नहीं हो पाया है। और ये कहना कि स्कैम्स नहीं आए हैं, तो आप देखिए UPA 1 में भी स्कैम्स नहीं आए थे, वो सारे UPA 2 में आए थे। और इसीलिए स्कैम्स होते रहते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, वो समय पे निकलते हैं, बाद सामने आते जब वो विसल ब्लोअर सामने आते हैं तभी पता लगता है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रेम शुक्ला साहब इतने आत्मविश्वास के साथ कह दें कि कोई घोटाला कोई घपला नहीं है। चुनावी साल है, 1 साल रह गए, हम सच पूछिए तो इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। तो ऐसे में अगले 1 साल में आपको कम से कम हेल्थ सेक्टर में और किसानों के लिए अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या आपको लगता है कि जो बात यहाँ पर सिंह साहब कह रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर सके, उसके पास इतना पैसा है सरकारी खजाने में? देखिए, पैसा तो निर्भर करता है कि आपकी पॉलिटिकल विल क्या है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी क्या है। और इस समय किसानों में जो परेशानी दिख रही है, वहाँ पे जो लोन वेवर का डिमांड है, जो सुसाइड्स हो रहे हैं, उससे तो किसानी में आपको स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन GD बख्शी साहब, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर किस तरीके की चुनौती और किस तरीके का सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को, बहुत संक्षेप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमको कश्मीर में एक कड़ा और सख्त रुख अख्तियार करना होगा ताकि इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, इसे पाला नहीं जाए और ये बेवजह तूल ना दी जाए सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को। हुर्रियत के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, रक्षा मोर्चे पर मजबूती दिखानी होगी। मनोज गिरोला साहब, क्या कुछ सुझाव आपका और किस तरीके की चुनौती जो आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी अरुण कुमार जी ने कहा, रोज़गार एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आज की डेट में बहुत ही कम है। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर हम देखें तो मोदी सरकार ने जो भी अपनी पॉलिसीज़ अनाउंस करी थी, जो भी अपने नए प्रोग्राम और जो स्कीम्स अनाउंस करी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और 4 साल को अपने अपने अनुभव के हिसाब से दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी इंडिया बोले देखने के लिए। नमस्कार।